नमस्कार, मैं कुमार श्याम। मेरे साथ हैं आज किसान नेता योगेंद्र यादव जी। और वर्तमान में जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, चारों तरफ से दिल्ली को जिस तरह से किसानों ने घेर रखा है, इस मुद्दे पर योगेंद्र जी से हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कुमार भाई। एक गंगानगर हनुमानगढ़ का इतना कर्ज है मेरे ऊपर, आप तो देखता हूँ हमेशा मुझे लगता है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इतने उस इलाके में पहुँचा रहे हो। मेरा अपना इलाका है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। हम किसान इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहला जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, किसानों की दरअसल उन 3 कृषि कानूनों को लेकर आपत्ति है। वो आपत्ति अगर आप संक्षेप में आप समझा पाएँ तो बेहतर हो। एक तो उस तरीके पे आपत्ति है जिस तरीके से कानून लाए गए, दूसरा कानून में क्या लिखा है उस पे आपत्ति है। तरीके पे क्या आपत्ति है, आज तक किसी भी किसान संगठन आंदोलन ने इस तरह के कानूनों की मांग नहीं की। लाए इसको कोरोना काल के अंदर बिना एक भी किसान संगठन से राय बात किए। जब घोषणा की वित्त मंत्री ने, हमने कहा कि जी लाने से पहले किसानों से बात कर लेना, नहीं की। अध्यादेश ले आए चोर दरवाजे से। अब कोरोना काल में लाने की क्या ज़रूरत थी, कोरोना से कोई मतलब नहीं, लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं इसका, ले आए। फिर जब आ गया तो हमने कहा चलो कानून बनने से पहले जरूर किसान संगठनों से एक बार बातचीत कर लीजिए, नहीं की। और एक भी देश का किसान संगठन इसके हक में नहीं है, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। एक भी किसान संगठन जिसके पीछे 500,000 किसान हो, वो भी इसके समर्थन में नहीं है। खुद आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ है वो इसके विरोध कर रहा है। तो ये तो तरीके की बात आ गई कि भाई मैं आपको ज़बरदस्ती गिफ्ट दे रहा हूँ, आप कह रहे हो ना भाई मेरे को ना चाहिए, ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, नहीं तू गिफ्ट ले, तेरे लिए ऐतिहासिक है, सबसे अच्छा है क्या। बहुत सादी भाषा में कहूँ तो ये किसान की घेराबंदी करने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी को बंद करना बड़ा अच्छा लगता है। बड़े नेता पहले हुआ करते थे कि बंद चीज़ों को खोला करते थे, हमारे प्रधानमंत्री खुली चीज़ों को बंद करते हैं। पहले नोटबंदी की, फिर कोरोना काल में देशबंदी की, अब किसान की घेराबंदी कर रहे हैं। कैसे घेराबंदी, आप समझ लो 7 दिशा से घेराबंदी हो रही है। जस्ट गिनवा देता हूँ। अगर ये 3 कानून हो गए और बाकी जो कुछ हो रहा है तो 7 तरफ से किसानों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पहला, मंडी बंद हो जाएगी। एपीएमसी की मंडी, सरकारी मंडी जहाँ होता है, 1 साल 2 साल प्राइवेट मंडी उसके सामने आ जाएगी। प्राइवेट मंडी 50 रुपया 100 रुपया फालतू देगी, किसान जाएगा प्राइवेट के पास जाएगा, आड़ती बाहर निकल आएंगे, 2 साल 3 साल के अंदर अंदर मंडी हो जाएगी बंद। मंडी बंद हो गई तो क्या होगा, जो सरकारी खरीद होती है, एमएसपी जिसको बोला जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो बंद हो जाएगी। कोई अडानी अंबानी की मंडी के अंदर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य थोड़ी मिलेगा, सरकारी खरीद। और ये मन की बात नहीं है अपने, सरकार के दस्तावेजों में बार बार सरकार ने लिखा है कि एमएसपी का टंटा खत्म करो, इसको बंद करो, इस झंझट में नहीं फंसना, वो बंद हो जाएगी। तीसरा, अगर ये दोनों बंद तो राशन की दुकान बंद। राशन की दुकान में गेहूं चावल कहाँ से आता है, सरकार जो खरीदती है किसान से, वहीं से तो आ रहा है। चौथा, किसान की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट में बंद। कॉन्ट्रैक्ट का कानून आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 साल पहले, फिर कंपनी तय करेगी। अगर बाजार में ज़्यादा दाम हुआ चीज़ का, कंपनी डंडा दे के कहेगी मेरे को बेचो कम दाम में, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर कम दाम का होगा, कंपनी कहेगी तुम्हारा तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, नमी है, काला है, गोरा है, ये सब शुरू हो जाएगा। 5वीं बंदी कि ये जो जमाखोरी के कानून हैं, जमाखोरी के कानून पे जितनी भी रोक टोक थी जमाखोरी कालाबाजारी पे, वो भी बंद। छठी, जो सस्ती या फ्री बिजली किसान को मिलती है, पंजाब में फ्री मिलती है, हरियाणा राजस्थान में थोड़ी सस्ती मिलती है। केंद्र सरकार कानून ला रही है कि कोई भी राज्य अपनी जेब से भी किसानों को सस्ती या फ्री बिजली नहीं दे सकता। 6वीं ये बंद। 6 से भी मन ना भरा जी। अब इसके बाद कह रहे हैं कि पराली जलाने वाला किसान भी बंद। और पता है कितना जुर्माना है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा। तो हो गई ना 7 बंदी। 7 तरफ से बंद कर रहे हैं। ये ऐतराज है हमारे लिए। मेरे साथ तो चलो जो होगा, हमारे तो सफ़ेद बाल हो गए, हमारे तो 10-1 साल में कट लेगी जो कटनी है। जो आपकी पीढ़ी, आपसे छोटी पीढ़ी जो है, वो जब खेती में आएगी,
उसके लिए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये अमेरिका इंग्लैंड की तरह खेती करना चाहते हैं, वहाँ 100 में से 5 लोग खेती नहीं करते, यहाँ 100 में से 50 लोग अपने हाथ से करते हैं, बाकी 20 लोग उस पर निर्भर हैं। कैसे चलेगा वो मॉडल? यहाँ पे खेती में कंपनी राज ला रहे हैं, ये ऐतराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप सड़क न रोकें, आप बुराड़ी के उस मैदान में आ जाइए, और किसानों ने, और आप भी उनमें शायद शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को मानते नहीं, हम सड़क ही ब्लॉक करेंगे। तो ये जो उनका जो प्रस्ताव था अमित शाह का, उसको नकारने के पीछे क्या मंशा रही? भाई देख, हम सड़क रोकने के इरादे से आए नहीं थे। हमने तो 1 महीना पहले इनको लिख के कहा था कि रामलीला मैदान हमारे को दे दो, जगह दे दो और हमें रास्ता दे दो। रास्ते की बजाय इन्होंने सड़कें काटी, हमें आने देने की बजाय आंसू गैस, वाटर कैनन, बैरिकेड, ये सब करते हुए दिल्ली के दरवाजे पे पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद इन्होंने आंसू गैस चलाई है। वो सब होने, और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली के सारे स्टेडियम और ग्राउंड को ओपन जेल बना दिया जाए, लिख के इन्होंने कहा दिल्ली सरकार से। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस कहती है कि आप बुराड़ी ग्राउंड में आ जाओ, तो थोड़ा शक होता है ना। फिर जब मंत्री जी शर्त लगाते हैं कि बुराड़ी ग्राउंड में आओ, उसके बाद हम वार्ता शुरू करेंगे, तो किसान को लगता है कि ये तो ओपन जेल वाली बात थी, ये वही वाली ओपन जेल हो रही है। इसलिए जाने का नहीं है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। जनता का दिल जीतने आए हैं, परेशान करने नहीं आए हैं हम यहाँ पे। कुछ ब्लॉग्स, कुछ फेसबुक पे भी ये खबर है कि योगेंद्र यादव जी खुद दिल्ली की जिप्सी में बैठ के वहाँ गए थे किसानों के पास। किसकी जिप्सी में? पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जिप्सी में बैठ के फोटो कि आप आ जाइए बुराड़ी के मैदान में। मनाने गए थे लेकिन किसानों ने मना कर दिया था। इसमें क्या सच्चाई है? क्या अब वो जिप्सी की फ़ोटो दिखा देना, इसमें क्या बात है? ऐसी छुपी हुई बात तो है नहीं। जब उन्होंने जिप्सी देख ही लिया तो आजकल तो मोबाइल होता है ना, फ़ोटो भी ले लेंगे। इसकी बात सिर्फ ये है, 27 तारीख को जब किसान वहाँ पे पहुँचे, जब तक ये आंसू गैस वगैरह नहीं चली थी, तो मेरे को पंजाब के नेताओं का फ़ोन आया कि किसानों को रोका जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं किसान आगे बढ़ें और बुराड़ी ग्राउंड हम तय करेंगे। पंजाब के नेताओं का फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम काफ़िले में पीछे रह गए हैं, आप दिल्ली की तरफ से आओ और किसानों को ये सूचना दो ताकि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। तो मैं इसके लिए गया। इसके बीच में आंसू गैस वगैरह हो चुका था। वहाँ जाके बात हुई। मैंने ज़रूर वहाँ पे गया था किसानों के सामने, पुलिस ने मुझे रोक दिया, किसानों से बात नहीं करने दी। बाद में बात हुई, तब पता लगा कि तब तक किसानों ने आंसू गैस वगैरह से दुखी होकर शुरू कर दिया था कि भाई हमें तो स्वीकार नहीं है। मैं फिर भी गया, वरिष्ठ किसान नेताओं से वहाँ पे पीछे जाके बात की। तब तक अधिकांश किसान नेताओं का मन था कि हमें चलना चाहिए, बैरिकेड को तोड़े और हम चल दें। और उनके बीच में नेगोशिएशन हो रहा था। मेरी खुद की राय थी कि अभी हम चल दें, सूरज डूबने से पहले पहले हम चल दें, दिल्ली के अंदर घुस जाएं, बाद में पता नहीं पुलिस क्या करेगी। लेकिन जब बाद में सबका मन बन गया कि भाई यहीं बैठना है, और एक बार जब मंत्री जी ने शर्त लगा दी कि भाई यहाँ बैठो, उसके बाद सबकी तरह मेरा भी ओपिनियन था कि अब नहीं जाएंगे। अब अगर आप शर्त लगा रहे हो कि वहाँ जाएंगे, फिर तो यहीं बैठेंगे, फिर तो कुछ नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन के अंदर अगर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ कहें या सबसे जो अखरती है, वो मीडिया का रवैया है। उन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी, आतंकवादी, या फिर अब कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को हाईजेक कर लिया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या होता है कुमार भाई कि किसान के प्रति इतनी दुर्भावना है इस देश के मीडिया में। एक तो वैसे ही गोदी मीडिया है, सरकार के हाथ में वैसे ही बिका हुआ है, और किसान के प्रति दुर्भावना वैसे भी है। दिल्ली शहर में 25 लोग खड़े हो जाएं तो खबर बन जाती है, और जब तक 25 किसान मरे ना तब तक खबर नहीं बनती है। वैसे सामान्य दुर्भावना है, बीजेपी का अलग प्रकोप है, और ऐसी कोई चीज़ जो कि इस सरकार को कटघरे में खड़ा करती हो, उससे फिर कुछ ना कुछ तो पर्दा डालना पड़ता है। तो पर्दा डालने के क्या तरीके हैं? पहले तो कहो भाई आंदोलन है ही नहीं, सिर्फ पंजाब में है, यहाँ थोड़ी आएंगे। 2 महीने तक इतना शानदार आंदोलन चला, मीडिया ने दिखाया नहीं। अब वो अगर आपके दरवाजे पे आ गए, अब क्या कहें? अब 2 ही 3 षड्यंत्र बचते हैं उसके बाद। एक तो कहो राजनीतिक है। अच्छा, मजे की बात, राजनीतिक कहने वाले सारे लोग खुद राजनीतिक हैं। ये बीजेपी के लोग, नेता मंत्री कहते हैं राजनीति हो रही है, राजनीति। ये आए हैं बगुला भगत, ये इन्होंने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दूसरों से कह रहे हैं तुम राजनीति कर रहे हो। और
दूसरा क्या बचता है कि अगर कोई दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, तो कह दो इस्लामिक आतंकवादी, अगर कोई पगड़ी वाला है तो कह दो खालिस्तानी। ये चल रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये पंजाब की वो कौम है जिसने देश की आज़ादी के लिए और आज भी देश की सीमा पर न जाने सैकड़ों हजारों कुर्बानियाँ दी हैं। 4 दिन पहले तरन तारन का एक लड़का नौजवान सीमा पे शहीद हुआ है। जिस दिन वो बच्चा सीमा पर शहीद हो रहा था भारत माँ के लिए इंडो पाक बॉर्डर पे, उसके पिताजी यहाँ इस किसान आंदोलन के अंदर ट्रॉली में बैठे हैं, शामिल थे। और उन लोगों को आतंकवादी कह रहे हो, अलगाववादी कह रहे हो। शर्म नहीं आती इस मीडिया को इस तरह की बातें करते। और वैसे भी ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। इन्हें इतना पता भी नहीं है कि इन किसान यूनियन में कम से कम आधी यूनियन ऐसे लोगों की है जिन्होंने वैचारिक रूप से खालिस्तानियों के खिलाफ सिर्फ संघर्ष नहीं किया था, इन्होंने जानें गंवाई हैं। सैकड़ों लोगों को खालिस्तानियों ने मार दिया, उस धारा के लोग जो कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मगर क्या करें, अज्ञानता इस देश का। अब अज्ञान होना तो गहना है। जितना ज्ञान है उतना बोझ है, जितना अज्ञान है उतना अच्छा है। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, अरे तुम अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो, अगर हरियाणा पंजाब के लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस हरियाणा पंजाब के किसान को अलग करने की कोशिश हुई वो एक साथ खड़े हो रहे हैं, तुम्हें तो सैल्यूट करना चाहिए। नहीं, उसमें कोई कह रहा है अच्छा नहीं आप इनसे SYL करवाओ, मतलब झगड़ा करवाओ इनका। दूसरा कह रहा है नहीं खालिस्तानी है। ये राष्ट्रवाद है। इस देश में जहाँ जुड़ाव पैदा हो रहा है वहाँ आप उसको तोड़ रहे हो। ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह ये होता है जो ये लोग कर रहे हैं। एक पर सवाल ये भी है, आखिरी सवाल है मेरा, कि इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान अधिकता में है, अधिकांश रूप में, और कह रहे हैं कि ये केवल आपत्ति इन्हीं किसानों को है। आप इस टिप्पणी को कैसे समझते हैं? क्या केवल इन्हीं 2 राज्यों के किसान शामिल हैं इसमें, या फिर देश भर के किसानों का भी? देखो भाई, पंजाब आगे है, कोई शक की बात नहीं। पंजाब में जिस तरह का आंदोलन हुआ है उतना बाकी राज्यों को छोड़िए, खुद पंजाब में 50 साल से नहीं हुआ वैसा आंदोलन। तो ये तो कमाल का आंदोलन हो रहा है पंजाब में। तो उसकी तुलना तो इतिहास में किसी से करना ही कठिन हो जाएगा। और मैं तो सलाम करता हूँ। ये बिल्कुल वही मामला है जहाँ बंगाल के क्रांतिकारी हुआ करते थे ना, तो उनको अंग्रेज कहते थे ये सिर्फ बंगालियों की प्रॉब्लम है, इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बंगालीज को प्रॉब्लम है। वही बात आज कह रहे हैं, भारत के किसानों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ पंजाब वालों को दिक्कत है। जैसे बंगाल का क्रांतिकारी भारत माँ के लिए लड़ रहा था, उसी तरह से ये जो पंजाब का किसान है आज पूरे देश के किसान के लिए लड़ रहा है। दूसरी बात, पहले कह रहे थे हरियाणा में नहीं है, अब तो भाई पता लग गया। अगर हरियाणा में कुछ नहीं था आंदोलन तो 26 तारीख से 2 दिन पहले सैकड़ों किसान नेताओं को क्यों पकड़ा, मेरे जैसे आदमी को क्यों गिरफ्तार किया 26 तारीख को। आज किसान जो ट्रॉली लेके खड़े हैं उनको दूध कौन दे रहा है? हरियाणा का किसान पहुंचा रहा है। गुरपुरब वाले दिन उनके लिए हलवा और खीर कौन बना के दे रहा है? हरियाणा का किसान दे रहा है। हरियाणा के MLA, इंडिपेंडेंट MLA और कॉरपोरेशन के चेयर सांगवान जी, उन्होंने आज ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और कहा है किसान आगे सब कोई पीछे। आज ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी को घोषणा करने पे मजबूर होना पड़ा है कि या तो 2 दिन में सुलट जाए, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी ने घोषणा की है कि वो सरकार से समर्थन वापस लेंगे अगर किसानों के हाथ में नहीं आता, और वो किसानों को लेके आएंगे। हरियाणा के गांव-गांव में इस वक्त पंचायतें हो रही हैं कि हर घर से एक लड़के को भेजो इस आंदोलन के अंदर। बाकी राज्यों की क्या स्थिति है? याद रखो, ट्रेन नहीं चल रही है इस टाइम। अगर ट्रेन चल रही होती ना तो बिहार से कितने आते, कर्नाटका से कितने आते, महाराष्ट्र से कितने आते, आपको दिख जाता। वहाँ पे स्थानीय स्तर पे चल रहा है, उस लेवल पे नहीं है जितना हरियाणा पंजाब में। लेकिन इस देश में किसान आंदोलन में हमेशा ये हुआ है, कोई एक इलाका उठता है फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग जुड़ते हैं। किसान आंदोलन हाथी की तरह होता है, धीरे से उठता है और एक बार चल निकलता है फिर रुकता नहीं है। और आज वो स्थिति आ गई है। आज जिस मोड़ पे हैं ये वही है जहाँ
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लेके आए थे 1988 में। चारों तरफ से किसान दिल्ली में आ गए थे, मैंने तो अपनी आंख से देखा है वो नज़ारा, और देश को लगा था किसान की ताकत क्या है। आज दोबारा हम इतिहास के उस मोड़ पे हैं। बस ये सुनिश्चित करना है, उस मोड़ पे किसानों ने जो सड़क पे लड़ाई लड़ी थी वो टेबल पे आके हार गए थे। इस बार सड़क की लड़ाई हारे ना। अभी अमित शाह जी के साथ 3 बजे मीटिंग होने वाली है, किसान जो नेतृत्व करता है उनका, और मीडिया में ये खबर है कि योगेंद्र यादव जी नहीं जा रहे, उनको साइडलाइन कर दिया गया पंजाब के किसानों द्वारा। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसी खबर है, जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूँ। आज 1 तारीख है, कल रात को देर रात पंजाब के किसानों को चिट्ठी आई सरकार की तरफ से, कृषि सचिव की तरफ से, कि आप बातचीत में आओ। आज सुबह इन लोगों ने मीटिंग की, पंजाब के किसानों ने, और उन्होंने शर्त लगाई कि जब तक राष्ट्रीय नेताओं को न बुलाया जाए, संयुक्त किसान मोर्चा करके हमारा एक समन्वय है जिसमें 7 लोगों की कमेटी बनी है, उसका समन्वय करने के लिए मैं उसमें से एक हूँ। तो पंजाब के किसानों ने शर्त लगाई कि जब तक इस 7 कमेटी के मेंबरों को नहीं बुलाया जाता तो हम नहीं जाएंगे। गृह मंत्री ने खुद फ़ोन किया उन्हें कि ठीक है बाकी को बुला लेंगे, योगेंद्र यादव को नहीं लेके आना। तो पंजाब के किसानों ने कहा ये तो हमें मंजूर नहीं है। फ़ोन उन्होंने मुझे किया, कहा जी कि आपके नाम पे गृह मंत्री आपत्ति कर रहे हैं और हमने तो सोच लिया है कि हम इस पे बायकॉट करेंगे। मैंने कहा ना भाई ऐसा ना करो, आज सुबह की बात है 12:30 बजे की। मैंने कहा ना भाई, इतने बड़ा आंदोलन है, इतने बड़े मोड़ पर है, एक आदमी को मुद्दा मत बनाओ। मेरे 100 योगेंद्र यादव आएंगे, 100 योगेंद्र यादव ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी घड़ी रोज़ रोज़ नहीं आएगी। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप व्यक्ति को मुद्दा मत बनाइए, आप अपना फैसला स्वतंत्र रूप से लीजिए और इस आंदोलन में हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे सुझाव देने पर और बहुत दुख के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है हम इसको आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। ये सच्चाई है, इसलिए नहीं जा रहा, अदरवाइज तो होना चाहिए था वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।